मेरा सौदागर मेरा दिलदार। किस्त 17। राइटर मन रज़ा। यूं ही वो सब अंदर आए तो अंदर का माहौल देखकर दिंग रह गए। जहां अफाफ बशरा बेगम का गला दबा रही थी। अफाफ, सरदार की धार पर वो सहम कर उठी। सरदार, वो आंटी आठ नहीं पा रही इनकी तबीयत। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, सरदार के हाथ से पड़ने वाले भारी थप्पड़ ने इसकी आवाज़ सलब कर ली थी और वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। दार, शट अप, जो आइंदा मुझे इस नाम से पुकारा। मेरी मां कहती रही कि तुम एक अच्छी बीवी नहीं बल्कि डाइन हो, पर मैं ही ना समझ सका। मेरी आंखों पर तो तुम्हारी मोहब्बत की पिटी बंधी थी, भला मैं कैसे देख पाता तुम्हारा ये मकरू चेहरा। सरदार के अल्फाज थे या नश्तर जिसने इसकी रूह तक को घायल कर दिया था। दार, मेरी बात तो सुनो। उसने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए मगर वो हरजाई कुछ भी सुनने से कासिर था। आज कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, अब दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और आइंदा कभी मत आना सामने। उसने अफाफ को बाजू से दबोचते दरवाजे के पास ले जाकर इतनी शिद्दत से फेंका कि इसकी हथेलियों और घुटने बुरी तरह छल गए, जिससे खून बहने लगा था और सर अलग दरवाजे से टकराया, जिससे खून की लकीर टपक पड़ी थी। ठीक है, मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी। तुम जैसे पत्थर दिल को मगर अपना बच्चा मैं साथ लेकर जाऊंगी। वो रोते हुए अंदर आई और अपना बच्चा लेना चाहा मगर सरदार आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। डोंट यू डियर, हाथ भी मत लगाना। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा अभी के अभी। निकलूं यहाँ से और दोबारा पलट के भी मत आना यहाँ। इसकी बातें अंदर ही अंदर अफाफ को मार रही थीं। कैसे चाह सकती थी वो इस संगदिल शख्स को, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। नहीं जाऊंगी मैं, आप क्या समझते हैं हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वो मैं नहीं थी जो आपकी ज़िंदगी में आई थी, वो आप थे जो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया। मैंने आपकी मन्नतें नहीं की थीं। अरे मैं तो आपसे नफ़रत करती थी, नफ़रत। मगर वो आप थे जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती अपने काबू में किया, बल्कि मुझे अपने आप से प्यार करने पर मजबूर किया। और अब जब मैं आपके प्यार में डूब चुकी हूँ, तो आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर रहे हैं। कैसे कठोर दिल आदमी हैं आप। वो इसका कॉलर थामकर गुस्से से रोते हुए बोली। तो सरदार ने इसका मुंह दबोच लिया। आलियान और शहरियर दोनों आगे हुए थे मगर सरदार की एक सर्द ठिठुरती नज़र ने इन्हें अपनी जगह रुकने पर मजबूर कर दिया था। लड़की, क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो और ये भी कि मैं असल में क्या चीज़ हूँ जो तुम्हारी बोलने की इतनी जुर्रत हो गई है। तो सुनो, तुम्हारी बकवास का मुझ पर इतना सा भी असर नहीं हुआ। इसलिए बेहतर है कि हमारी ज़िंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम पर कहर बनकर बरसूंगा कि कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने को। इसने अफाफ को पकड़कर घर से बाहर निकालते हुए कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब ने उसे रोका था मगर सरदार ने किसी एक की भी बात नहीं सुनी। अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो इससे सरदार के सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। इस बात ने सब के कदमों को जंजीर किया था और वो चाहते हुए भी अफाफ के पास ना जा सके थे। दरवाज़ा खोलो, मुझे अपना बच्चा ले लेने दो जालिम इंसान। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। अलामत वावन। वो दरवाज़ा पीटते बाहर रो रही थी, यहाँ तक कि इसके हाथ ज़ख्मी हो गए मगर कोई बाहर ना आया। मुसलसल 2 घंटे बाद भी जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो वो घूमते सर के साथ हटी थी। या अल्लाह, मैं किससे मदद मांगो, कौन करेगा मेरी मदद। हम
पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वो ज़रूर मदद करेंगे मेरी। वो अपना बच्चा छन जाने पर एकदम पागल हो गई थी कि बगैर सोचे समझे रोड क्रॉस करने लगी और दाएं तरफ से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी को ना देख सकी जो अचानक इससे आकर टकराई थी। गाड़ी लगने की वजह से उसका वजूद तेज़ी से ऊपर हवा में लहराया था और एकदम से ज़मीन पर आ गिरा। उसका खून चारों तरफ फैलता चला गया था। आंखें बंद होने से पहले उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा है और इसके मुंह से कांपती आवाज़ से निकला, तुम। और फिर कुछ भी कहने सुनने के लिए वो होश में ना रही थी। सरदार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रही बात बाकी सब की, तो वो सब बारी बारी जाने लगे थे। सरदार के जाते ही शहरियर और ज़ीशान और आलियान बाहर को भागे थे अफाफ के पास जाने के लिए, मगर वहाँ दूर दूर तक अफाफ का नाम वाओ निशान भी नहीं था। शट शट शट, आखिर कहाँ गई अफाफ? असकू यहीं होना चाहिए था ना। असकू तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। आलियान ने सर पकड़ते परेशानी से कहा, क्या पता वो अपने बाबा के पास गई हो। ज़ीशान ने चिंक कर कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके बाबा तो कोमा में ही, वो इनके पास जाकर क्या करेगी। वो तो यहाँ किसी की मदद भी नहीं ले सकती थी। वो सब इस बात से अनजान थे कि अफाफ के वालिद तो कब के इंतकाल कर चुके थे। लेकिन हम शायद वो पुलिस स्टेशन गई हो। इस लड़की से किसी चीज़ की भी उम्मीद की जा सकती है, चलो वहाँ देखते हैं। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बगैर देर किए निकले थे। सरदार कमरे के दरवाजे से टैक लगाए बैठा था और अपने हाथ को देख रहा था जो उसने अफाफ पर उठाया था। वो एकदम उठा और अपना हाथ शीशा तोड़कर जख्मी कर लिया। क्यों क्यों, आखिर क्यों अफाफ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने तो मेरी दौलत छोड़ मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी मां पर हाथ डाला है। ये मैं किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें यहाँ से तुम्हारे भले के लिए भेजा है, वरना तुम शायद नहीं जानती कि मैं अपने हाथों तुम्हारी जान ले लेता। सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमने सरदार को, सरदार के दिल पर वार किया है। जैसे कि कोई मुआफ़ी नहीं। वो अपने आंसू साफ करता उठा और वॉशरूम में बंद हो गया। वो सब असकू पूरी रात ढूंढते रहे थे, मगर अफाफ ना उनको मिली थी और ना ही उसे मिलना था। वो सब सुबह शिकस्ता हाल सरदार मैंशन पहुँचे थे, जहां सरदार की वालिदा शगुफ्ता अपने गले पर पिटी बांधे अपनी मुलाजिमा के साथ नाश्ता कर रही थीं। सरदार भी वहीं मेज़ पर विराजमान नाश्ता कर रहा था। वो सब असकू यूं आराम से बैठे नाश्ता करते देख हैरत का शिकार हुए थे। सरदार, तुम यहाँ बैठे हो? शहरियर ने हैरत से कहा। हम तो मुझे और कहाँ होना चाहिए थे, उसने मुँह अठाटे संजीदगी से कहा तो आलियान ने ज़ब्त से मुट्ठी अब नीची। तुम्हारी बीवी कल रात से गायब है और तुम यहाँ नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, डैमिट। आलियान ने दोनों हाथ टेबल पर मारते कहा तो सरदार ने उसे शर्रुर बार आँखों से देखा। आलियान, बेटा, इस लड़की ने मेरे साथ इतना कुछ किया और तुम अभी तक इसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? सायरा बेगम ने आंसू से लबरेज आँखों से कहा तो आलियान को एकदम पशीमानी हुई। सूरी आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। माम, आप चल कर कमरे में आराम करें, यहाँ मैं संभाल लूँगा। एहसास हमेशा अपनों को होता है, परायों को नहीं। सरदार ने इन्हें अठाटे मुलाजिमा को इशारा किया जो उसे अंदर ले गई। सरदार, तुम ऐसा मत करो, अफाफ के साथ वो ऐसी नहीं है। शहरियर ने इसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो सरदार ने पलटकर उसे जोर का मुक्का मारा, यहाँ तक कि इसके मुंह से खून निकलने लगा। सरदार, वो सब उसे रोकने आगत बढ़े थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसका नाम लेने की, जिसने हमारी मां को जान से मारना चाहा।
जब मैं एक दफ़ा कल बकवास कर चुका हूँ कि उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, तो मतलब कोई नहीं लेगा। अगर आइंदा मैंने तुम सब के मुंह से उसका नाम एक बार भी सुना तो उसका इस घर में आना बंद कर दूंगा मैं, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इसने सर्द लहजे में कहा। तो क्या तुम्हारे इस तरह कहने से तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा अफाफ के लिए? शहरियर ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहा। वो कल ही मेरे दिल से उतर गई थी जब उसने मेरी मां पर हमला किया। अब मेरे दिल में इसके लिए कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। वो बस एक कातिल है और कुछ नहीं। वो मेरे लिए मर चुकी है और बेहतर है कि तुम लोग भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। सरदार के सख्त अल्फाज वहाँ खड़े उन सब को हिला गए थे। अच्छा ऐसी बात है, हम तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, मगर यारम इसका किया इसकी तो मां है ना। वो तुम एक बच्चे को उसकी मां से अलग कैसे कर सकते हो? आलियान ने तंजिया नज़रों से देखते हुए कहा। मेरा सौदागर मेरा दिलदार। किस्सा 18 सेकंड लास्ट एपिसोड। राइटर मन रज़ा। जैसे उसने मुझे मेरी मां से अलग करना चाहा, वैसे मैंने इसे उसके बेटे से अलग कर दिया, बात ख़त्म। उस वक्त सरदार का लहजा जालिम हद तक सफ़ाक था। हम्म, सही कहा तुमने, अगर वो मर भी जाए तो तुम्हें इतना फ़र्क ना पड़े। सही कहा ना मैंने सरदार। यलद्रम ने दरवाजे में खड़े हुए अपने बाजू सीने पर लपेटते हुए दिलचस्पी से कहा। तो सरदार के दिल को कुछ हुआ था इसकी बात सुनकर। क्या हवा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अच्छा नहीं लगा कि मेरी बात सुनकर? इसकी बात सुनकर सरदार ने अपनी टाई ढीली की थी। अपनी बकवास बंद करो, सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। क्यों बुरा लग रहा है क्या मेरी बात सुनकर? अभी खुद ही तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे लिए मर गई है, और अगर वो असल में भी मर भी गई तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? यतीम तो यारम होगा ना, तुम नहीं, क्योंकि यारम सिर्फ उसका बेटा है। यही कहा था ना तुमने कल? वो मिल नहीं रही, क्या पता वो पहले ही मर गई हो। कोई दरिंदे इस अनजान शहर में उसे नोच खसूट कर खा गए हों, या फिर वो किसी खाई में गिर गई हो। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते हो ना कि वो मर जाए, तो इससे अच्छा है कि इसे मर जाना चाहिए। इसकी बात पर वहाँ खड़े हर एक शख्स की रूह तक लरज़ गई थी। जबकि सरदार अपना आपा खोते हुए इसके पास आया था और इसे पे दर पे मक्के मारता चला गया था। यलद्रम तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब उसे ढूंढ तो रहे हैं, मिल जाएगी वो, प्लीज़ ऐसी बात मत करो। आलियान ने उसे सरदार से छुड़ाते गुस्से होते हुए कहा। सरदार को सानस चढ़ चुका था। वो वापस जाने को पलटा था जब यलद्रम की बात पर उसके कदम जंजीर हुए थे। जानते हो सरदार, मैं दुआ करता हूँ कि अफाफ मर जाए, क्योंकि अगर वो बच भी गई तो उसे यारम की जुदाई मार डालेगी। यलद्रम ये कहते वहाँ से जा चुका था, जबकि अपनी बात से वो सरदार के दिल को बुरी तरह कुचलकर लहूलुहान कर चुका था। इस बात को 3 माह गुजर चुके थे। इनमें से कोई भी अब तक अफाफ को ढूंढ नहीं पाया था। सरदार बज़ाहिर आम अंदाज में सबके साथ रहता था, दोस्तों से मिलना जलना भी जारी था और लोगों को दिखाने के लिए लड़कियों से मेल मुलाकात भी, ताकि लोग ये ना समझें कि बीवी का रोग दिल से लगा कर बैठ गया। लड़कियां इसके कमरे में जाती ज़रूर थीं, मगर अंदर जाकर एक कोने में बैठी रहती थीं, क्योंकि सरदार किसी को अपने पास तक नहीं आने देता था। इसकी ज़िंदगी पूरी बदल कर रह गई थी। सब इसे ढूंढने में जब नाकाम ठहरे थे, तो सरदार ने बग़ैर किसी के इल्म में लाए इसे ढूंढना शुरू किया था, और वो भी नाकाम ठहरा था। और यही बात इसके आसाब झंझोड़ने का बाइस बन रही थी। इसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था।
उसने महंगे से महंगा इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, मगर कोई इसकी छोटी सी खबर में ना ला पाया था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके तश में इजाफे का बाइस बन रही थी। आज सुबह वो सब फिर इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। इन दिनों ये हुआ था कि यलद्रम की शादी हो गई थी। वो लड़की ना सिर्फ प्यारी और निहायत अच्छी अखलाक की मालिक थी। सबके लिए शक की बात थी कि दिलफिक यलद्रम इतनी अचानक कैसे बदल गया था। और सुनाओ भाई, कैसी जा रही है तुम्हारी शादी? ज़ीशान ने संजीदगी से पूछा। हाय फाय बरू, अब मेरे पास भी कोई है जो रात को मेरा इंतज़ार करती है, अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती है। और सच पूछो, ऐसी अच्छी बीवी किसी नेमत से कम नहीं होती है ना सरदार। ज़ीशान ने शुरू में सबको जवाब देते आखिर में सरदार पर गहरा तनज़ किया था, जो उसने बमुश्किल मुट्ठी भैंच कर बर्दाश्त किया था, वरना इसकी बात पर उसे अफाफ की याद शिद्दत से आई थी, जो अपने हाथों से इसके लिए खाना बनाती थी और यहाँ तक कि रात देर तक उसका इंतज़ार करती थी। इसे याद करते इसकी आँख हल्की सी नम हुई थी। अफाफ का कुछ पता चला? शहरियर ने पूछा तो सब अफाफ के ज़िक्र पर संजीदा हुए थे। सब ने नफ़ी में सर हिलाया था क्योंकि कोई इस तक ना पहुंच पाया था। बज़ाहिर तो सरदार खुद को लापरवाह जाहिर कर रहा था, मगर दरहकीकत इसके कान वहीं टिके थे। यलद्रम अपना फ़ोन वहीं छोड़ अनसे एक्सक्यूज़ करता उठा था और वॉशरूम चला गया। जैसे ही वो वहाँ से गया, इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी जहाँ वाईफाई कॉलिंग लिखा था। सब ने एक दूसरे को मानी ख़ेज़ नज़रों से देखा। अरे वो देखो यार, वो तो बाहर गुलाब के फूल खरीद रहा है। आलियान ने सबकी तवज्जो बाहर की जानिब करवाई, जहाँ यलद्रम खुशी खुशी गुलाब के फूल खरीद रहा था। जल्दी कॉल पक करो भाभी को, बताते हैं। शहरियर ने फ़ौरन कॉल पक करते स्पीकर पर डाली थी। इससे पहले कि वो इसे कुछ कहते, वो आगे से पहले ही बोल पड़ी। यलद्रम, कहाँ हो तुम? किया अफाफ के पास नहीं जाना? तुम जानते हो ना हमें देर हो रही है। वहाँ से जल्दी निकलूँ, फिर हम अफाफ से मिलने के लिए चलेंगे। मैं तैयार हूँ, बस तुम घर आ जाओ। और तुमने फूल ले लिए ना? इसके लिए याद से लेते आना। ये कहते ही कॉल कट चुकी थी, जबकि अब वहाँ मौत का सा सुनाटा छा गया था। सुबह के ही ज़हन में ये सवाल था कि यलद्रम जानता था अफाफ कहाँ है, मगर उसने किसी को क्यों नहीं बताया, छुपाया क्यों? अच्छा गाइस, अब मैं चलता हूँ, अपनी बीवी को फूल भी तो देने हैं। उसने अंदर आते अपनी चीज़ें उठाई, मगर उन सब के तासुरात ना नोट कर सका। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, इसके जाते ही सब एक गाड़ी में इसके पीछे निकले थे। गाड़ी सरदार ड्राइव कर रहा था। जैसे स्पीड वो लम्हा बा लम्हा बढ़ाता जा रहा था। सब खामोशी से उसका चेहरा देख रहे थे, जो खतरनाक हद तक गुस्से से लाल हो चुका था। किसी में कुछ भी कहने की हिम्मत बाकी ना थी। वो यलद्रम की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। पहले यलद्रम ने अपनी बीवी को घर से पक किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव करने लगा। सरदार की गाड़ी भी ठीक बिल्कुल इसके पीछे थी। जैसे ही यलद्रम की गाड़ी अपनी मंजिल को पहुंची, तो सरदार के साथ साथ बाकी सब बैठे भी हैरत से दंग हुए थे। मुंह में कहने के लिए कोई अल्फाज ना बचा था। जो वो देख रहे थे, वो देखना नहीं चाहते थे। इन्हें लगा ये सब झूठ है, मगर यलद्रम की यह मौजूदगी किसी अनहोनी का पेश ख़ैमा लग रही थी। जैसे ही यलद्रम कब्रिस्तान के अंदर गया, सरदार भी कांपते कदमों से इसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही यलद्रम ने एक कब्र के सामने पहुंचकर इसकी कब्र पर गुलाब के फूल रखे और कब्र पर कंदा नाम पढ़कर सरदार के पैरों तले ज़मीन खसक गई थी। अपने जिस्म से जान निकलना कैसे कहते हैं, सरदार को ये आज मालूम हुआ था।
اس کی ہستی صحیح معنوں میں ہل کے رہ گئی تھی۔ عفاف بنت سیال نام کی قبر دیکھ کر عالیان کے دل میں درد اٹھا تھا اور اس نے بے یقینی سے سردار کو دیکھا، جو خود پھٹی آنکھوں سے قبر کو دیکھ رہا تھا۔